हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया था। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। आप सबको पता ही है कि 67 बीपीएससी का एग्जामिनेशन अब 23 जनवरी को नहीं होगा। इसका डेट है जो चेंज होने वाला है, और चेंज होके पता नहीं वो मार्च जाएगा या अप्रैल जाएगा, किसी को अभी तक नहीं पता है, क्योंकि आयोग ने कोई भी ऐसी बात अभी तक नहीं बताई है। तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जो पर डे आप लोग को एक करना ही करना है। अपने घर में अगर बैठे हुए हैं, कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में तो करते ही होंगे, लेकिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप लोग 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए रेगुलर रखिएगा। और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट की तरफ से मॉडल प्रैक्टिस के सेट प्रैक्टिस के साथ ही साथ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए अब मेंस के क्वेश्चन में मैं आपके लोग के लिए लेकर आऊँगी। मेरे क्वेश्चन रहेंगे, उसको मैं खुद तरीके से डिस्क्राइब कर रहूँगी, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी उसी तरीके से किसी और को भी शेयर करिएगा, ताकि आप लोग का जो रिवीजन है वो लगातार होते जाए। क्योंकि आपको सबको पता है कि मेंस में जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना ही अच्छा आपको नंबर आएगा। और अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस तरीके से लिखना होगा जो सारे स्टूडेंट जो तरीका अपना रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके, तभी तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट भी लेकर आइएगा। तो इसीलिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। एक एक करके क्वेश्चन मैं लाऊंगी और उसको अपने अकॉर्डिंग मैं जो डिस्क्राइब कर रही हूँ, यानी कि जो लिखूंगी वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 चल रहा है, 50-50 क्वेश्चन करके मैं आप लोग को करवाने वाली हूं। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 देख लेते हैं। तो देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका इंडियन हिस्ट्री से आएगा, और सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आता है। तो देखिए, ये जो आगे है आपका इक्तादारी प्रथा आरंभ की गई थी, ये मेडिवल से है, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके टाइम पे। देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। आप सबको पता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, इक्तादारी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। आप सबको पता ही है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका फैक्ट्स में मैं बताते चलती हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए, इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसको तुर्क ए चिहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इल्तुतमिश के द्वारा 40 लोगों का एक समूह बनाया गया था, जिसका नाम चिहलगामी रखा गया था, तुर्कान चिहलगामी। और इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश के द्वारा ही जारी किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत को फारसी अनुवाद का क्या नाम था। आपको पता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद भी करवाया गया था, उसका नाम रखा गया था। तो उसका नाम क्या रखा गया था, तो ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता, रजनामा। क्या था, रजनामा जो था वो फारसी अनुवाद में महाभारत का किया गया था। ध्यान दीजिएगा, महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, जिसका नाम रखा गया था रजनामा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स वो इंपॉर्टेंट है आपको लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, मैं बता देती हूँ, शेख सुल्तान नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण तथा महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया था। ध्यान दीजिएगा, महाभारत के साथ रामायण का भी फारसी अनुवाद करवाया गया था। महाभारत का नाम रजनामा रखा गया था, यानी युद्ध का पुस्तक रखा गया था। और मुगलों सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। यानी अकबर के टाइम पे ही ये सारे के सारे काम हुए थे। उन्होंने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, उसी के अकॉर्डिंग इसे अब्दुल कादिर, शेख सुल्तान, नबी खां के द्वारा इसे रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक लाइन में इसको याद रखिएगा कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो पुस्तक हुई थी उसका नाम था रजनामा। उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक, युद्ध का पुस्तक। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के समकालीन थे। तो देखिए, विजयनगर आपको पता है, हरिहर बुक्का, याद रखिएगा, हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन सी, बाबर के समकालीन थे। किसके, तो बाबर के समकालीन थे। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें डेट आपको याद रखिए। देखिए, बाबर, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बलबन, फिर फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अकबर, कृष्णदेव राय। इस तरीके से इसका सीक्वेंस रहा था, समकालीन रहे थे, राजा कृष्णदेव राय के समकालीन रहे थे। और इसमें जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, देखिए इनके शासनकाल पूछे जाते हैं, कब से कब तक शासनकाल रहे इनसे पूछे जाते हैं। जैसे बाबर को मैं बता देती हूँ, बाबर का सबका याद रहता ही है, तो 1526 से 1530, 1526 से लेकर 1530। इसमें एक ट्रिक भी बता देती हूँ मैं बाबर में।
यानी कि बाबर से ट्रिक, आपने कई बार देखा होगा बाबर का एक ट्रिक भी आता है कि खाना खाए, इसका एक ट्रिक है, मैं खुद थोड़ा भूल रही हूँ आगे का, स्टार्टिंग का मुझे याद आ जाएगा थोड़ा देर में तो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए इसका जो टाइम था, इनका बाबर का जो टाइम था, आपको पता ही है कि मुगल के संस्थापक बाबर के कहा जाता है। तो मुगल जो जब संस्थापक हुए थे बाबर हुए थे, और 1526 से लेकर 1530 तक इनका शासनकाल था, बाबर का शासनकाल था। तो ध्यान दीजिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय थे वो बाबर के समकालीन थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और आ गया, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। देखिए बाबरनामा, जो बाबर थे, बाबर की ही आत्मकथा लिखा गया था, आत्मकथा को ही बाबरनामा नाम दिया था। तो इसकी रचना किस भाषा में की गई है ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, भाषा, लैंग्वेज, किसमें, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो देखिए हिंदी, फारसी, उर्दू नहीं, बल्कि इसका जो किया गया था ऑप्शन ई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अब ऑप्शन ई हो जाएगा तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ई तो किस में किया गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। बाबर स्वयं ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तुर्की भाषा में किया गया था। किसमें, तो तुर्की भाषा में किया गया था बाबरनामा। और इन्होंने खुद ही अपना ये पुस्तक लिखा था अपने आप पर, इनकी आत्मकथा थी। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सॉर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना किया गया था। तो देखिए सॉर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना की थी किसने, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोविंद रानडे जी। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा 5 का ए, क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप सबको पता ही है कि ये महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे, तो गोविंद रानडे जी थे। ध्यान दीजिएगा, गोविंद रानडे जी किनके हो गए, तो गोपाल कृष्ण के। गोपाल कृष्ण कितने थे, तो महात्मा गांधी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के ये गुरु थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको देख पाइएगा। लीजिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से दिख पाए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में प्रव्रजन यानी हरिकेन एक अन्य नाम है, तो हरिकेन का नाम क्या है, एक और दूसरा नाम क्या बोल रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो देखिए 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिली बिली। क्या नाम है इसका, बिली बिली। ये बिली बिली जो है वो हरिकेन का दूसरा नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में प्रव्रजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का कुल क्षेत्रफल मैं आपको बता देती हूँ कितना है, तो 69.24% है। इतना ध्यान दीजिएगा, 69 यहाँ मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को दिख जाएगा। 69.24% के साथ इसका पूरा का पूरा क्षेत्र में ही है, ठीक है। कौन है, तो वो जम्मू कश्मीर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो है आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया 69 है। 69% का हिस्सा व्यर्थ भूमि के अंतर्गत है और राज्य का ये अधिकांश भाग बर्फ और अनुपयोगी जंगल से भरा हुआ है। जितना जो भाग है भरा हुआ बर्फ वगैरह और जंगल से भरा हुआ, इसको अनुपयोगी यानी व्यर्थ भूमि मतलब कि जिसका उपयोग भूमि का नहीं हो रहा वही व्यर्थ भूमि होगा। तो जम्मू कश्मीर में इतने जो परसेंटेज है वो व्यर्थ भूमि में आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ती है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए कोई खेती वगैरह नहीं हो पाती है वहां पे। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था। तो देखिए आप सबको पता है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए भारत पूछ रहा है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट, बम्बई हेराल्ड, कलकत्ता गजट या फिर बंगाल जनरल। तो आप सबको पता है 8 का सही आंसर क्या होगा। कई स्टूडेंट सबको पता ही होगा कि इसका क्या हो जाएगा, बंगाल गजट। क्या हो जाएगा, बंगाल गजट। देखिए बजट नहीं बोलिएगा, गजट है, यहाँ देखिए गजट, गजट है, ये बजट नहीं बल्कि गजट है। तो देखिए भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो गजट था। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो स्थापना, देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता से कहाँ से हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इसके आगे, कलकत्ता से जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1780 के टाइम पे किया गया था। कितना, तो 1780 के टाइम पे ये किया गया था बंगाल गजट का।
अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेदों और लौटो यह नारा किसने दिया था। तो आप सबको पता है कि बेदों और लौटो किसने नारा दिया था। तो देखिए राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आप सबको पता है कि 9 का सही आंसर कौन होगा। तो देखिए 9 का आंसर कौन हो जाएगा, डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो कहे थे कि बेदों को और लौटो, ये नारा दिए थे। जैसे बहुत लोग करो और मरो गांधी जी का दिया हुआ नारा है, इस तरीके से इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बेदों को और लौटो। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत बड़ा फैक्ट से मैं बता देती हूँ, 2-3 फैक्ट से याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने भारत के पहली बार ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा व मरम्मत को ध्यान रखते हुए प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया था। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व की, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पे जो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती ही थे। कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में किए थे। कहाँ, तो बंबई में किए थे। ठीक है, बंबई में किया गया था आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना, अभी जस्ट वही क्वेश्चन का मैंने आंसर भी बता दिया आपको कि कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कब, तो 1875 में। किनके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। अब देखिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो देखिए दक्कन एजुकेटेड सोसाइटी के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुल्ले, फिरोज शाह मेहता, एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने जैसे आगरकर के सहयोग से कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य किया था। 1900 ईस्वी में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल भी खोला गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, 1900 में इन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम था पूना न्यू इंग्लिश स्कूल, और इसी टाइम पे ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में हस्तलिखित प्रति खोज की है, तो किसने की है, सर विलियम जोन्स, श्याम शास्त्री, राम गोपाल भंडारकर, जेम्स बिल। तो 12th का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है, तो श्याम शास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र में हस्तलिखित जो प्रति थी उसकी खोज की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। कई बार आपको कोई क्वेश्चन देखने के भी नहीं मिलेगा, तो इसको जरूर मेंशन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वो है प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कई बार एग्जामिनेशन बीपीएससी रिपीट करती है क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट है बीपीएससी का ये, कि देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त, शूद्रक, कालिदास या फिर राजशेखर। तो देखिए मैं आपको बताते विशाखा दत्त। विशाखा दत्त एक कवि थे जिनके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। देखिए जितने भी बौद्ध संगीति हुई है इन सभी के टाइम पे हुआ है। देखिए इन सभी का नाम दे दिया गया है। देखिए मैं एक आपको इसमें बता देती हूँ, अक्का देखिए सबसे पहले तो रावा पका हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने ट्रिक्स से भी बता दिया है आप लोग को, बौद्ध संगीति में आप लोग जाके देख लीजिएगा बिहार स्पेशल में। उसके अलावा बौद्ध धर्म पे मैंने पूरा डिटेलिंग बताया है, उसको देख लीजिएगा। वैसे मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। देखिए जो बौद्ध धर्म के जहां जहां सम्मेलन होता है उस जगह में तो रावा पका हुआ है, बस रावा पका हुआ इसको लिखिएगा, देखिएगा उसमें आ जाएगा आपका सब कि सब कहाँ कहाँ पे हुआ था। राजगीर से पावापुरी, इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद देखिए दूसरा आपका आ जाएगा कि किन किन के समकाल में ये सब बौद्ध संगीतियां हुई थी चारों। तो उस टाइम अकाक, ठीक है, अकाक मतलब अशोक, काला अशोक, इस तरीके से आप लोग उसको कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बौद्ध पे बना हुआ वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो देखिए इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद जो बुलाया गया था किसके टाइम पे, तो अशोक के टाइम पे ही बुलाया गया था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया गया था, तो कहाँ, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, क्या, सारनाथ में। सारा करके जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में ही दिए थे। अब देखिए कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद के संबंध है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य
ध्यान दीजिएगा, मौर्य कहाँ थे, तो यहाँ आपके मगध से थे। तो देखिए मौर्य राज परिषद के संबंध थे कहाँ, कौसंबी, हस्तिनापुर, तक्षशिला या कुम्हरार। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सबके लिए 16 का, आप सबको पता भी होगा। तो देखिए 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुम्हरार। कुम्हरार आप मैं बता देती हूँ पटना में स्थित है, पटना यानी कि बिहार का 38 जिला में से पटना जिला में स्थित है। ये पटना सिटी की ओर जाते हुए आपको दिख जाएगा कुम्हरार। तो पुरातात्विक स्थल जो मौर्य, मैंने आपको कहा था मौर्य, ध्यान दीजिएगा मौर्य, तो मौर्य मैंने आपको बताया कि मौर्य कहाँ, तो मगध, मगध कहाँ है तो बिहार, तो बिहार में ही कुम्हरार है। ठीक है, कुम्हरार कहाँ है तो पटना जिला में है, जहाँ मैं अभी रहती हूँ, मैं पटना में ही रहती हूँ। तो देखिए पटना जिला में है और पटना सिटी की जाने की ओर में यहाँ पे जाइएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ भी अवशेष नहीं बचे हैं, बस पार्क वगैरह बना दिया गया है, लेकिन पहले शायद इसमें अवशेष वगैरह होंगे, देखने को मिलते होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, बस पार्क है, पार्क में लोग घूमने फिरने जाते हैं, बस वैसा ही पार्क अब रह चुका है ये। अब इसमें कुछ भी अवशेष नहीं है, कुछ भी अवशेष बचा होगा तो वो गवर्नमेंट अपने साथ ले गई होगी और उसको संरक्षण करने के लिए रख दिया होगा। तो अभी भी कुम्हरार जो है बिल्कुल पार्क की तरह है, खुला मैदान है, कभी मौका मिले तो आके जरूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 17 में। तो देखिए 17 पूछा जा रहा है कि जैव उर्वरक कौन सा है, तो जैव उर्वरक में कौन है, यूरिया, एफ कंपोस्ट, एफ सुपरफास्ट। देखिए इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, एजोसिपरिलम। तो इसका प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा कि जैव के उर्वरक में ये होता है। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि SCTN हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा कि NCTH हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है, तो देखिए 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, यानी कि ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से ही ये स्रावित होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सा हार्मोन, तो देखिए ACTH हार्मोन स्रावित होता है, किससे, तो पीयूष ग्रंथि से होता है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दाग और हुलिया का प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, दाग और हुलिया का प्रथा कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग के पास उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, एक दो नहीं बल्कि कई बार पूछ चुका है ये। तो दाग और हुलिया के प्रथा को प्रारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, किसके द्वारा, तो ये बलबन के द्वारा। बलबन को देखिए रक्त और लौह की नीति भी आप के नाम से भी जाना जाता है, रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी, तो बलबन के द्वारा। अब बलबन बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट है, बलबन बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बलबन से क्वेश्चन बहुत बीपीएससी पूछती है, कई बार पूछ चुकी है और आने वाले टाइम पे भी 2022 में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी पूछा जाने का पूरी संभावना है, क्योंकि बलबन बहुत फेवरेट है, बलबन से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए दाग मतलब होता है, मैं बता देती हूँ, घोड़े दागना, ठीक है, और हुलिया का मतलब होता है सैनिकों को हुलिया लिखना, की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी इसमें जो हो गया मिस्टेक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी होगा, ठीक है, 19 का अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सर्वप्रथम उन्हें सेना को नगद वेतन व स्थायी सेना की नींव भी रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाकर उन्होंने दिल्ली पे सुल्तान बना था, तो ये नहीं होगा बल्कि अलाउद्दीन खिलजी होगा। हालांकि मैं आपको बलबन के बारे में कुछ कुछ बता ही दिया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि बलबन बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और बलबन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक बताया कि लौह रक्त की नीति जो बलबन के द्वारा अपनाया गया था, एक कई बार एग्जामिनेशन पूछा था। ला और दाग और हुलिया, दाग मतलब होता है कि घोड़े दागना और हुलिया का मतलब होता है सैनिकों की हुलिया लिखने के लिए, तो ये किसके द्वारा था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा होता है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है मुझसे भी ऑप्शन में। आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी यात्री विलियम्स हॉकिंस किस मुगल सम्राट के भारत इसके समय भारत आए थे, यानी पूछा जाए कि विलियम्स हॉकिंस जो थे वो किस से मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आए थे, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ, इसका डी, क्या हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे ही जो थे अंग्रेज यात्री विलियम्स हॉकिंस, ये मुगल सम्राट थे जो थे उस टाइम, जहांगीर थे, उन्हीं के टाइम पे ये आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें आया कब था, तो ये देखिए 1609 ईस्वी में आया था, ध्यान दीजिएगा 1609 ईस्वी में ये भारत आया था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौर में पड़ा था। तो देखिए इसका जो बहुत बार मैंने कई बार आप लोग को बता दिया, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1876 से लेकर 1878 तक इसमें भयंकर अकाल पड़ा था, अंग्रेजी शासन। इसका जो सीधा सीधा अगर कोई कसूरवार था तो वो अंग्रेज था,
सीधा सीधा कसूरवार था तो अंग्रेजों के ही वजह से ही ये अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। तो 1876 से लेकर 1878 तक अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसका हाथ था, तो सीधे आप लीजिएगा अंग्रेजों की कमियों की वजह से ही, अंग्रेज अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अच्छा रोजगार नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ही ये अकाल पड़ा था भारत में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर जो क्वेश्चन आ गया कि इन महिलाओं अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन महिलाओं में कौन से क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी। देखिए इसमें तोरू दत्त, रमाबाई, भीखाजी कामा, गंगाबाई। तो दो नाम आप लोग को जब मिला होगा तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि भीखाजी कामा होंगी या रमाबाई होंगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, यानी कि भीखाजी कामा। भीखाजी कामा जो थी वो क्या थी, तो देखिए महिलाओं के क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में ध्यान रखती थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, भीखाजी कामा। अब देखिए भीखाजी कामा से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन को लेकर। तो देखिए मैडम भीखाजी कामा, जिसको रुस्तम कामा ब्रिटेन में भारतीय युवाओं को प्रेरणा स्रोत थी और स्टुटगार्ड में युवाओं की प्रेरणा की स्रोत थी। स्टुटगार्ड में सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने भाग लिया था और उसके बाद फ्री इंडिया सोसाइटी की संगठित की थी। वंदे मातरम नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम इन्होंने अपने सहयोगी से मिलकर राष्ट्रीय झंडा का भी निर्माण करवाया था। किसने, तो ये मैडम भीखाजी कामा, जिनको एक और नाम है रुस्तम कामा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आप सबको पता है कि साइमन कमीशन को जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था, लेकिन जो भारत आया था तो 1928 में आया था। और इसी को विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज की वजह से ही मौत हो गई थी। और देखिए साइमन कमीशन का जब स्थापना पूछेगा तो 1927 में और 1928 में भारत आया था। अब देखिए इसमें झगड़ा क्यों हुआ था, तब वजह ये था कि साइमन में टोटल 7 लोग थे। ध्यान दीजिएगा, टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 सदस्य टोटल थे साइमन कमीशन में। ठीक है, लेकिन सारे के सारे क्या थे, विदेशी थे। सारे के सारे अंग्रेज थे, जिसी को लोग नहीं मान रहे थे और उसी की वजह से ये दंगा हुआ था। यानी कि भड़क गए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसा नारा भी दिया गया था। और उसी टाइम लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से, क्योंकि इन्हीं का विरोध वो कर रहे थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ब्रिटिश सम्राट में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। तो देखिए ब्रिटिश शासन के द्वारा जो अधिनियम बना था उसमें देखिए जो पृथक निर्वाचन था, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, हिंदू के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार दिया था। किसके जरिए दिया था, तो देखिए 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में आया था। कब आया था, 1909। देखिए मार्ले मिंटो सुधार जैसे आप देखिए समझ लीजिए पृथक निर्वाचन के लिए किया गया था, अधिनियम था, ब्रिटिश शासन में भारत पर अधिनियम लाया था। तो मार्ले मिंटो सुधार कब था, तो 1909 में आया था। और इसी के टाइम पे ये अलग अलग पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। अब चलिए उसके बाद ने क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस महिला ने समाज सुधारक को पंडित कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन पहले वाला स्टेट में भी आ चुका है। तो देखिए 25 का जो सही आंसर होगा रमाबाई। रमाबाई को समाज सुधारक में पंडित भी कहा गया है, यानी पंडित रमाबाई कहा गया है, ऐसा लिखा जाता है पंडित रमाबाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। तो नील विद्रोह कहाँ था, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बंगाल। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल के साइड में हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, अब देखिए इसमें 26 में तो क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ इसका। देखिए तिरहुत सिंह के नेतृत्व में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में था नील आंदोलन। 59 से लेकर 1860 तक दिगंबर के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था। इनके नेतृत्व में तो दिगंबर में, ये बिहार में भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन पहले अगर इसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था तो बंगाल में हुआ था। और इससे प्रभावित कौन कौन था, तब आप डालिएगा बिहार, और बिहार डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर से पूछ रहा है कहाँ हुआ था तो बंगाल में हुआ था। किनके नेतृत्व में, तो तिरहुत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। कब, तो 54 से 62 ईस्वी में। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र किस वर्ष लाया था। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब लाया गया था, तो देखिए 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1858। 1858 के बाद ये जो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र लाया गया था। अब देखिए इसमें 27 में बता देते हैं। देखिए 1 अप्रैल 1858 का प्रथम वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो इलाहाबाद में एक दरबार में आयोजन कर महारानी विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र में भारतीय स्वतंत्रता को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और 1919 में यही घोषणा ब्रिटिश शासन पर आधारशिला
बनी थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। 1858 के बाद प्रथम जो वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे और उसी के टाइम पे घोषणा पत्र जो महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस लेखक ने 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। तो देखिए इनका जो सही नाम हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी। बीडी सावरकर ने कहा था कि ये स्वतंत्रता 1857 का विद्रोह है, वो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है, यानी स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध लड़ा गया 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसका मेन मकसद यही था, जो हुआ था क्रांति इसका एक ही था कि हिंदू मुसलमान दोनों एक थे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को अब चर्बी वाले कारतूस काटने से मुंह से मना कर दिए थे। उसी के टाइम पे ये 1857 का विद्रोह हुआ था। तो आप सबको पता ही होगा 1857 के विद्रोह के बारे में कई बार पढ़े भी होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आरसी मजूमदार, ठीक है, ये जो नाम देख रहे हैं आरसी मजूमदार, इनका कहना था कि ये 1857 जो है क्रांति जो हो रही है ये स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध नहीं है, लेकिन बीडी सावरकर कह रहे थे कि ये स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा किसने कहा, तो ये बीडी सावरकर, अगर किसने नहीं कहे तो ये हो जाएगा आरसी मजूमदार, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है, आज 30 तक ही मैं रखूंगी, ठीक है, 30 के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आप लोग के लिए। तो देखिए 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था। तो देखिए क्रांतिकारी गतिविधियां, संबंध, गुप्त संगठन था, एक समाचार पत्र था, एक संस्कृति संगठन था, एक मजदूर संघ आंदोलन था। तो क्या था, 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए। आप सबको पता है 29 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा एक गुप्त संगठन था, एक क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था जहां पे भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए तैयार किया जाता था, स्वतंत्रता में लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। अब देखिए इसमें देखिए मैं बताती हूँ एक चीज और था इसमें। 1904 में महाराष्ट्र में विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना की और इस संगठन का एक सदस्य था पी.एन. बापट। ठीक है, पी.एन. बापट बम और गोला बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे। वो सोचिए बम और गोला बनाने के लिए जो सीखने की जो कला थी उसके लिए वो पेरिस गए थे, जिनका नाम था पी.एन. बापट। और अभिनव भारत जो था वो एक संगठन था, यानी गुप्त संगठन था, जिसके यानी कि बनाने वाले संस्थापक जो थे विनय दामोदर सावरकर थे। कहाँ हुआ था, तो 1904 में महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इतिहास के अतीत में वर्तमान के बीच में अनंत बढ़ता है, ये किसने कहा था। तो देखिए 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ई.एच. कार। ई.एच. कार ने कहा था कि इतिहास के अतीत में वर्तमान के बीच में अनंत बढ़ता है। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये ई.एच. दार के द्वारा कहा गया था। तो आज जो मैंने आपको बताया है 30 तक ही मैं आज रखूंगी। 30 के बाद मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मिल चुका है हम लोग के लिए पीटी एग्जामिनेशन को लेकर। तो उसके लिए हम लोग ये आपकी मैंने आपको कहा था कि उसके लिए मैं आप लोग के लिए यानी कि मेंस एग्जामिनेशन को लेकर एक क्वेश्चन लेकर आऊंगी। मेरा खुद का बना हुआ नोट्स होगा, मैं उसी से आप लोग को बताऊंगी, यानी कि अपना नोट्स शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और आप लोग भी उसको नोट्स को किसी और के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन लोग को पता चले, क्योंकि आपको पता है कि जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपका नंबर आएगा। तो जितना आप सुधार सकते थे आप सुधारने की कोशिश करिएगा उसमें। और एक एक क्वेश्चन मैं करके अब मेंस का भी आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। यानी क्यों समझ लीजिए मेरे साथ मैं अपना प्रैक्टिस जो भी नोट्स रहेगा उसको मैं शेयर करूंगी, साथ ही साथ में मुझे भी फायदा होगा और आप लोग को भी फायदा होगा। तो चलिए आज 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन के लिए इतना ही। आपको सबको पता है, फिर से मैं बता देती हूँ, 67 बीपीएससी के लिए काफी टाइम मिल चुका है, क्योंकि 23 जनवरी को एग्जाम नहीं हो रहा है। और जिन भी स्टूडेंट सीडीपीओ के फॉर्म भरे, यानी मैंने खुद भरा है फॉर्म, तो उनके लिए और टाइम है, क्योंकि पहले से ही आप सबको पता था कि पहले बीपीएससी का एग्जाम होगा, उसके बाद सीडीपीओ होगा। तो बीपीएससी जब स्थगित हो गई है तो सीडीपीओ भी स्थगित हो चुकी थी। सीडीपीओ के लिए भी काफी टाइम बच चुका है। और जो भी स्टूडेंट अगर नए तरीके से बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम है, अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ में 68 बीपीएससी का जो भी स्टूडेंट इस बार नहीं फॉर्म भर पाए, वो 68 एक बीपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि काफी टाइम मिल जाएगा उनको और अच्छे तरीके से वन टाइम में ही एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 68 बीपीएससी का भी आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पीटी और मेंस दोनों एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोग के लिए अब कवर करवाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में और मेंस के एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।